हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ पंकज राठौड़। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे पहले अपन ने वो पढ़ लिया था, मतलब राजस्थान का नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था वो अपना हो चुका था। अच्छा, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को नॉर्मली अपने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले मैं चारों प्रदेशों का नाम लिख देता हूँ, देन उसका जो भी अपने एनालिसिस वगैरह करेंगे। सबसे पहले अपने है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक बार देखिए, तीसरा है अपने कौन सा है? तीसरा है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है अपने हाड़ौती प्रदेश, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले हम अभी इसको मतलब जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको पढ़ेंगे, देन फिर सेकेंड अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश, थर्ड ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और फोर्थ पढ़ेंगे हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 2 भागों में। चलो मैं नीचे वाला ये हटा रहा हूँ, फिर एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज एंड सपोर्ट मी, थैंक यू। पहला है अपने रेतीला। कौन सा है? रेतीला शुष्क मरुस्थल प्रदेश और एक अर्ध शुष्क। पहला तो क्लियर है कि इसमें पूरा रेतीला ही है, रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा है इसमें कौन सा है? जो अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। अच्छा, इसको वापस पुणे जो अपने रेतीला मरुस्थल शुष्क मरुस्थल प्रदेश है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? टू टाइप, 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार? पहला और दूसरा। पहला है अपने बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो एक में तो है क्या? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। स्तूप मुक्त, ये जो मुक्त वाला प्रदेश है इसको हमादा के नाम से भी जाना जाता है, हमादा कहलाता है। ठीक है, अब वापस अपन इसका आगे जो थोड़ा आगे जो मतलब इसके आगे पढ़ने वाले, तो मैं ये बोल रहा था कि रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांट रखा है। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसे हमादा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वापस अपने ये अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसको भी कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है।
इसको नॉर्मली 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से है वो? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अपने गग्गर का मैदान, फिर है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। पहला कौन सा है? गग्गर, गग्गर का मैदान। ठीक है, दूसरा है अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसमें नदियां अपने पृथ्वी के अंदर ही बहती है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसे शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, शेखावटी प्रदेश। और इसमें अपने ये चूरू, सीकर, झुंझुनू ये वाला एरिया आता है। अच्छा, थर्ड है अपने वापस नागौरी उच्च भूमि, और वापस फोर्थ है लूनी प्रदेश। थर्ड है अपने नागौरी उच्च भूमि, और फोर्थ है अपने वापस, फोर्थ कौन सा है? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन आपको पता होगा, वैसे लूनी नदी अपने राजस्थान की फेमस नदी है, और ये अपने अरावली के, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, ये अपने हो गया अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो गग्गर का मैदान है, दूसरा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जिसमें शेखावटी वाला एरिया आता है, थर्ड अपने नागौरी उच्च भूमि, और फोर्थ है अपने लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। और लूनी नदी के बारे में नॉर्मली आपको जानकारी होगी वैसे, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पूरा, कि अपने अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, और अपने राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, और हाँ, तो ये मतलब मरुस्थल टोटल 61.11% के एरिया में फैला हुआ है, और 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और ये प्रदेश थार के मरुस्थल का एक भाग है। कौन से मरुस्थल का भाग है? थार के मरुस्थल का भाग है। और ये जो मरुस्थल है, इसमें भारत में स्थित जो अपने थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का कितना? 62% अकेले कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के अलावा ये और भी राज्यों में विस्तृत है, जिसमें अपने आ गया गुजरात, हरियाणा और पंजाब। कौन कौन से राज्य हैं? ये जो थार का मरुस्थल है, कौन कौन से राज्यों में? राजस्थान तो हो ही गया अपना, फिर गुजरात है, हरियाणा है, और पंजाब। इन 4 राज्यों में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा देश के जो चारों मरुस्थलीय राज्य है, उसके अंदर 142 इसको डेजर्ट में बांटा गया है, जिसमें 85 डेजर्ट ब्लॉक केवल अपने राजस्थान में। ये जो थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 142 डेजर्ट ब्लॉक में बांटा गया है, और ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें राजस्थान में कितने? राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक है। ठीक है, 85 डेजर्ट ब्लॉक ओनली राजस्थान में। और राजस्थान का जो ये टोटल थार का, राजस्थान में जो ये मरुस्थल है, मरुस्थल का विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान में जो इस मरुस्थल का जो एरिया कितना है? क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा ये राजस्थान के 16 जिलों में विस्तृत है, और 4 संभागों में, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर व अजमेर, ये संभाग, इन संभागों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, कितने जिलों में फैला हुआ है? 16 जिलों में। 16 जिलों में प्लस 4 संभाग। कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, और बीकानेर हो गया। कौन कौन सा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सॉरी बीकानेर एक, और एक अपने अजमेर। हाँ, बीकानेर
एंड अजमेर। ठीक है, तो इन चार संभाग में ये विशेषता फैला हुआ है। अब इसकी जो अपने जलवायु की जो दशाएं हैं वो उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो एक बार आपने देख लिया होगा, और मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, देन आगे पढ़ते हैं। चलो एक बार इसको वापस से लिख देते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी अपन क्या पढ़ेंगे, जलवायु दशाएं। जलवायु दशाएं और कितने डिग्री कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो इसका जो अपना अक्षांशीय विस्तार है, कौन सा, अक्षांशीय विस्तार, और एक हो गया अपने देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना क्या है, तो ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अच्छा, देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से अपने 75 डिग्री 45। कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, क्योंकि देशांतर के साथ अपने इंडिया में ऑलवेज पूर्वी देशांतर ही लगता है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो हो गया इसका कि मतलब कहाँ से कहाँ तक ये अपना फैला हुआ है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जलवायु की जो परिस्थितियां है। तो यहाँ जो ये जो प्रदेश है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी मरुदभिद, या इसको आप कह सकते हो रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। अच्छा, ये मृदा किस किस वजह से, क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, 33 सागर का। जो वर्तमान में, अगर वर्तमान में इसको देखा जाए तो ये उत्तर का विशाल मैदान। चलो इसमें थोड़ा डाउट है, ये मैं बाद में आपको कंफर्म करके बता दूंगा वापस ये वर्तमान में किसका क्या है। बाकी ये 33 सागर का अवशेष है जो है ये। अच्छा, इसके अलावा तापमान यहाँ पे गर्मियों में तो 49 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और सर्दियों में -3 डिग्री तापमान है यहाँ का। गर्मियों में कितना हो जाता है, गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस। वे सर्दी में कहाँ तक पहुंच जाता है ये, सर्दी में -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। काटे नहीं, हाँ, ये अपना यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम वापस इनको आराम से एक एक को लेंगे और अलग से वापस पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अपने राजस्थान का लगभग, इसका जो एरिया है वो 60% आता है, और लगभग 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और विश्व का लगभग ये सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जहाँ पे इतनी आबादी रहती है, और ये 33 सागर का अवशेष भी है। तो अपने ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इससे मतलब 61.11%, कितना एरिया है इसका, राजस्थान के जो टोटल एरिया का 61.11% तो मतलब एरिया है, क्षेत्रफल है इसका। और यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास।
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो ये अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका तापमान गर्मियों में तो 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस माइनस के तक पहुंच जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा होती है अपने 0 से 50 सेंटीमीटर, 0 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक मतलब यहाँ वर्षा होती है। और इसकी जो प्रमुख फसल है, क्या है प्रमुख फसल? फसल में आगे अपने ज्वार है, बाजरा है, मोठ है, ज्वार बाजरा मोठ, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया और हो गई मोठ, ये प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 150 मीटर से 380 मीटर तक है। और वापस ये अब यहाँ की जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है अपने लूनी नदी है और नहर है इंदिरा गांधी। कौन सी है? लूनी नदी, जो बताया था मैंने आपको कि अपने अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। और प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ तक हो गया। एक बार आप देख लो इसको। अक्षांशीय विस्तार अपने 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और देशांतरी गुणसूत्र डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। मिट्टी मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी है, बलुई मृदा है और तापमान गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस से सर्दियों में -3 डिग्री तक पहुंच जाता है। अच्छा, औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर है और प्रमुख फसल है ग्वार बाजरा मोठ। प्रमुख नदी है लूनी नदी और प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, अपने राष्ट्रीय इसमें अभ्यारण्य है, एक बार इनको मिटा देता हूं मैं, देन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपन की कौन सा अभ्यारण्य है और बांध कौन सा है। तो इस एरिया के अंदर जो अभ्यारण्य है, कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है। ठीक है, चलो ऐसे सही से लिख देते इसको, जैसलमेर। एंड बांध कौन सा है? बांध है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और ये कहाँ अवस्थित है? पाली में। इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। यहां तक हो गया। उसके बाद अभी अपन आगे पढ़ते हैं कि ये थार का जो मरुस्थल है विश्व में सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसको युवा मरुस्थल कहते हैं। कौन? ये जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, ये विश्व में सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? युवा मरुस्थल। क्या कहते हैं? युवा मरुस्थल। ठीक है। अब और वापस ये मतलब इस एरिया में ये जो मरुस्थल है, इस एरिया में खनिजों की मात्रा भी काफी अच्छी है, इसलिए इसे विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी कहा जाता है।